हाय गाइस, दिलीप सर एजुकेशन चैनल में सभी का स्वागत है। आज मैं पहली बार डिजिटल बोर्ड के साथ आया हूं और आप लोगों को मैं बीएड कॉम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022 जो कल भी है उसका मैं आंसर शीट देने जा रहा हूं। हालांकि इसका मैथ और रीजनिंग पार्ट का आंसर शीट कल ही मैं जारी कर दिया था, अपने एक्सपर्ट के द्वारा जारी करवाया था। और शेष 3 जो है हिंदी, इंग्लिश और शिक्षण योग्यता, इसका मैं आंसर शीट अभी जारी कर रहा हूं। मैं आप लोगों को बारी बारी से एक्सप्लेन कर करके बताऊंगा, आप ध्यान से देखते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, डॉट रिक्त स्थान धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से ना बने। तो ये मूल सही है, जो भी बच्चा टिक मारा है, मूल धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से ना बने। आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रत्यक्ष आदि शब्द डॉट डॉट भाषा के अवयवी भाव समास के उदाहरण है। तो ये संस्कृत भाषा के अवयवी भाव समास के उदाहरण है। प्रति से स्टार्ट होने वाले जितने हैं वो संस्कृत भाषा के अवयवी भाव समास के उदाहरण ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो गया ए नंबर, और ऊपर वाला का आंसर हो गया सी नंबर। फिर रिक्त स्थान क्रिया अर्थ में अनुमति बोधक क्रिया की विरोधिनी है। आप पढ़ेंगे अनुमति बोधक क्रिया और अवकाश बोधक क्रिया, तो आप देखेंगे दोनों एक दूसरे का विरोधिनी होता है। इसका आंसर बच्चा गलत लिखा है, ए नंबर होगा, ए नंबर होगा अवकाश बोधक। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ण शब्द और वाक्य के, थोड़ा सा परेशान नहीं होना है क्योंकि डिजिटल बोर्ड के साथ पहली बार क्लास ले रहा हूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा अभी। वर्ण शब्द और वाक्य विचार से व्याकरण के मुख्य डॉट डॉट विभाग होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 3 होगा। इसका आंसर हो जाएगा 3। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये 3 ही है व्याकरण के मुख्य विभाग। तो आंसर नंबर ए हो गया। पढ़ते हम लोग 5 नंबर देखिए, डॉट डॉट उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो गए हैं, जैसे बच्छ, आज्ञा, मोह, वंश इत्यादि। ये अर्ध तत्सम उत्तर हो जाएगा, इसका सी नंबर हो जाएगा। अर्ध तत्सम उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं। ये अर्ध तत्सम है जो कि प्राकृत भाषा उच्चारण बिगड़ बिगड़ करके वर्ड बना है, उसको अर्ध तत्सम बोलते हैं। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अनुकरणवाचक शब्द किसे कहते हैं? तो कुछ शब्द ऐसा कल्पित ध्वनि होता है जिसको हम सुन करके शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे चिड़िया का आवाज, तो चिड़िया सब चैं चैं करती है तो उससे चहचहाना शब्द हम ले लेते हैं। जैसे इससे हम आवाज करते हैं ठक ठक आया, तो इससे वर्ड बन जाएगा ठक ठकाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए जाते हैं उसको अनुकरणवाचक शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शब्दों के पश्चात जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है, शब्दों के बाद जो लगाते हैं उसको कहते हैं प्रत्यय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, जिन वाक्यों में किसी काम के न करने या होने का कथन हो, न काम जो है ना करने का हो, तो उसको निषेधवाचक कहते हैं। तो क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 9 नंबर, अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, यह वाक्य डॉट डॉट वाच्य का उदाहरण है। ये सी नंबर हो जाएगा भाववाच्य का उदाहरण। आप एक चीज जान लें कि जितने भी अकर्मक क्रिया है, चाहे वो दौड़ना हो, हंसना हो, छिकना हो, खोखना हो, जितने भी अकर्मक क्रिया है वह कभी भी कर्मवाच्य में नहीं जाता है, वह जब भी जाएगा भाववाच्य में जाएगा। तो दौड़ना एक जो है अकर्मक क्रिया है, इसलिए यह भाववाच्य इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, संबद्ध और अनुबद्ध डॉट डॉट अवयव के 2 प्रकार होते हैं।
तो एक अव्यय है संबंध सूचक अव्यय, ये जो भी बच्चा लिया उत्तर सही लिया है। संबंध सूचक अव्यय जो है ये दो प्रकार के होते हैं, संबंध सूचक अव्यय और अनुबद्ध संबंध सूचक अव्यय। तो 10 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं 11 में, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। विधान का अर्थ होता है, विधान एक प्रकार का नियम है, को कार्य को करने का जो नियम है इसको विधान कहते हैं, और उस शब्द का जो विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो 11 का सटीक उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खाली स्थान शब्द का प्रयोग बहुधा किसी विषय के कुछ उदाहरणों के पश्चात होता है। तो कोई भी विषय का उदाहरण देकर के उसके पश्चात हम लोग इत्यादि लिखते हैं, इंग्लिश में ETC लिखते हैं। तो 12 का हो जाएगा सी नंबर। बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, घोष अघोष। बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजन के 2 उदाहरण होते हैं, घोष और अघोष। घोष को सघोष भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। रिक्त स्थान विशेषण 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, नंबर 1 शब्दों में, दूसरा अंकों में। तो अंक और शब्द में लिखे जाने वाला विशेषण है पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं 10, 20, 50, 40, 1000 आदि को। तो ये अंक में भी लिखा गया, जैसे 10 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो शब्दों में भी लिखा गया, अंकों में भी लिखाया, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। पूर्णांक बोधक विशेषण 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, शब्द में और अंक में। 15 नंबर, जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये ए नंबर हो गया, इसका आंसर ए नंबर होगा। यौगिक क्रिया विशेषण का यही डेफिनेशन होता है कि जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी सेक्शन खत्म हुआ, अब इंग्लिश में चालू किया। ये सेट बी का मैं आंसर बता रहा हूं, आप ध्यान देंगे। अगर आप सेट ए वाले बच्चे हैं तो क्वेश्चन देखते हुए काम करेंगे। हालांकि मैं आंसर शीट तैयार ए और बी दोनों का करके एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा अभी तुरंत। अब इंग्लिश के लिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। तो कहता है आर्या इज सेटिस्फाइड विथ नेदर प्रोफाइल डॉट डॉट सैलरी। नेदर नॉर, नेदर के साथ नेदर नॉर एदर और नॉट बटली बट ऑल्सो, ये तो कनेक्टर का कंबाइंड वर्ड होता है। तो नेदर के बाद जब भी आएगा नॉर हो जाएगा, अर्थात 16 का आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। देखिए क्या बताना है हमको, सिनोनिम। सिनोनिम किसको कहते हैं? समानार्थी को। तो फैटिग, फैटिग कहते हैं किसको? थकान को। फैटिग कहते हैं बहुत अधिक थक जाता है तो बोलते हैं फैटिग। तो इसका आंसर हो जाएगा टायर्डनेस। फैटिग का क्या हो जाएगा? टायर्डनेस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic expression in it. The error in, if any, will be one part of the sentence. The option of the part is the answer. If there is no error, the answer is D. कुछ नहीं था, फालतू समय बर्बाद हुआ। ये इंडिकेशन कर रहा है कॉमन इरर से। ये क्वेश्चन है कॉमन इरर का, स्पेशल बहुत सारा ट्रिक भी होता है और बहुत सारे ग्रामर का नॉलेज भी होना चाहिए, जो कि मैं अभी वीडियो नहीं बना पाया, बना के दे दूंगा सब पूरे ग्रामर का, जितने इंग्लिश ग्रामर है। अब 18 नंबर क्वेश्चन का आता है, नीरव्स लव फॉर एवरीथिंग इंडियन वाज eloquently demonstrated in his serve of tea to Lady Minto, who was on a visit to the Kashi temple. No error. तो आप देखेंगे इसमें नीरव्स लव फॉर एवरीथिंग इंडियन, यहां गलती हमको दिख गया। एवरीथिंग जब है, ये एवरीथिंग कभी भी पर्सन के पहले नहीं लगेगा, और इंडियन पर्सन को कहते हैं, भारतीय को कहते हैं, इसके पहले थिंग नहीं लगेगा। एवरीवन लग सकता है, एवरीथिंग नहीं लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, गिव एंटोनिम। देखिए उधर सिनोनिम था, यहाँ एंटोनिम कहते हैं विपरीत, विपरार्थक को, विपरार्थक को कहते हैं एंटोनिम। तो ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो।
एब्रिज, एब्रिज किसको कहते हैं? संक्षिप्त करना, छोटा करना को एब्रिज कहते हैं। तो इसका हो जाएगा बड़ा करना, एनलार्ज। ए नंबर सटीक आंसर है, एनलार्ज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी छोटा हुआ, रिड्यूस कम करना, शॉर्टन छोटा करना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एनलार्ज। एनलार्ज का अर्थ होता है बड़ा करना। तो आगे बढ़ते हैं, ब्लिस, ब्लिस कहते हैं खुशी को, ब्लिस खुशी को कहते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सोरो, हैप्पीनेस, कंटेंट, क्लाउड नाइन। साफ आंसर दिख रहा है शोरो, शोरो में दुख होता है, तो ब्लिस का एंटोनिम हो जाएगा शोरो। आगे बढ़ते हैं, चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम। अब फिर सिनोनिम से क्वेश्चन आ गया। अब द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। तो सिनोनिम, ग्लूटोनी, ग्लूटोनी किसको कहते हैं? भूखा को कहते हैं। ये लालची को कहते हैं ग्लूटोनी, भूखा, दलिद्र, लालची, उसको ग्लूटोनी कहते हैं। तो भूखा, और इसमें क्या है? ग्रिडीनेस, देखिए यहाँ ग्रिडीनेस, ऑनेस्टी, इंटॉलरेंट, फेथफुल, ये तो ईमानदारी हो गया, इंटॉलरेंट असहिष्णु हो गया, फेथफुल हो गया, विश्वासी। तो ग्लूटोनी का जबकि लालची होता है, तो ग्रीडी में भी लालची होता है, ग्रिडीनेस हो जाएगा। ग्लूटोनी का ग्रिडीनेस अर्थात किसका आंसर ए। 22 में आते हैं, क्या कहता है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स व्हिच गिवन बिलो देम। तो कहता है इमेजिन डॉट डॉट सिंगिंग नॉन स्टॉप फॉर 10 आवर्स बेल्टिंग आउट 100 सॉन्ग। कहता है इमेजिन, तू कल्पना करो कि यदि कोई गाता है नॉन स्टॉप, मतलब लगातार 10 घंटे तक, तो बेल्टिंग आउट 100 सॉन्ग। तो कहता है सैकड़ों सॉन्ग भी गा सकता है छोटा छोटा करके। तो कोई क्या हो जाएगा? सम वन हो जाएगा। सी नंबर ठीक उत्तर दिया है जो भी बच्चा लिया है। 22 का हो जाएगा सी, सम वन। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर, द विक्टिम हैड सस्टेन्ड इंजरीज व्हेन ए 3-व्हीलर हिट हिम फ्रॉम बिहाइंड। अब देखिए कोई विक्टिम है, यानी कोई व्यक्ति है जो जख्मी है, उसको 3-व्हीलर माना टेम्पू, टोटो, ये सब कहता है हिट कर दिया है, धक्का मार दिया है पीछे से। तो कहता है हैड सस्टेन्ड इंजरीज। सस्टेन्ड इंजरीज में कहता है कि वो जो हो गया, जख्मी हो गया, कैसे? बैड, बुरी, हेनस में पूरा जघन्य, यही हो जाएगा, पूरा ज्यादा जख्म को बोलते हैं हेनस। तो सस्टेन्ड हेनस इंजरीज, यानी कि जो विक्टिम है, माने जो जिसको चोट लगा है, तो वो विक्टिम जो है क्या हो गया है? सस्टेन्ड हेनस इंजरीज, यानी कि बहुत लगातार जो है उसको जख्म हुआ है, क्योंकि 3-व्हीलर ने हिट किया है पीछे से उसको। तो 23 का आंसर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, द सिटीजन्स डिस्ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस and lack of confidence in the government have caused a ... slow down। कहता है सिटीजन्स डिस्ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन, मतलब जनता लोग कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशन बना लेते हैं जो डिस्ट्रस्ट है, अविश्वसनीय है, जिसमें विश्वास नहीं किया जा सकता। और क्या? लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, फिर कॉन्फिडेंस की भी कमी उसमें होती है। तब कहता है इन द गवर्नमेंट, मतलब सरकार में कॉन्फिडेंस की कमी, लोगों द्वारा गैर संवैधानिक, मैंने क्या कहा जा सकता है? अविश्वसनीय संस्थान को खोल लेना। हैव काउज्ड अ कंटिन्यूअस स्लो डाउन, हमारा जो ये पतन हो रहा है, हम जो गिर रहे हैं, आर्थिक पिछड़ापन हो रहा है, इसका कारण हो गया क्या? कंटिन्यूअस स्लो डाउन। इसका दो कारण बता रहा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट, और दूसरा बताता है सिटीजन्स डिस्ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस। तो हैव काउज्ड ए कंटिन्यूअस स्लो डाउन, लगातार जो हम स्लो डाउन होते जा रहे हैं, हमारा देश स्लो डाउन होते जा रहा है, वो किसके कारण होते जा रहा है? तीन दोनों के कारण लगातार हो जाएगा। इसमें बी नंबर हो जाएगा, 24 का आंसर बी। द इकोनॉमिक ऊज, ये आर्थिक तंगी जो है, धन दौलत की तंगी, हैव वीकेंड, ये कमजोर बना दिया है। द डेलिकेट बैलेंस, ये नाजुक संतुलन, ... द रिजाइम एंड एंग्री यूथ। रिजाइम कहते हैं शासन को, शासन और वो क्रुद्ध युवा, ऐसे यहाँ सक्रिय युवा कह सकते हैं, सक्रिय युवा और उसके शासन के बीच में जो उसका नाजुक संतुलन को कमजोर कौन कर देता है? तो कहता है इकोनॉमिक बोझ। तो यहाँ साफ दिख रहा है बिटवीन हो जाएगा, रेजिम और एंग्री यूथ के बीच की बात है ना, बिटवीन, इसका इनटू, बिटवीन, एमोंग, ये बिटवीन हो जाएगा, क्योंकि ये तो 2 से अधिक रहता है तब लगता है, ये दोनों तो कुछ मीनिंग ही नहीं आ रहा है यहाँ। तो एमोंग द रेजिम एंड एंग्री यूथ, तो रेजिम और एंग्री यूथ के बीच का जो है संतुलन को कमजोर कर दिया है। तो 25 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 25 का आंसर हो जाएगा बी नंबर।
बी नंबर हो जाएगा 25 का। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सीटेबल क्वेश्चन टैग के द्वारा फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। अब क्वेश्चन टैग का रूल तो बहुत सिंपल होता है, इसका मैं वीडियो बना दूं तो एक वीडियो में आप दुनिया में कभी भी एग्जाम देने जाइएगा, पूरा दुनिया कभी क्वेश्चन टैग भूलिएगा नहीं। हालांकि मुझे टाइम की कमी, बनाऊंगा समय के साथ। देखिए यहाँ कहता है नन ऑफ द फूड वाज वेस्टेड, कोई भी फूड बर्बाद नहीं हुआ है, मतलब कि फूड भोजन जो है वो बर्बाद नहीं हुआ है। तो निगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होता है और पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव क्वेश्चन टैग होता है। तो नन यहाँ हो गया, कोई नहीं पहले लगा, वाज हेल्पिंग वर्ब है तो सीधी बात है नन ऑफ द फूड वाज वेस्टेड है, तो वाज तो लेना ही लेना है, लेकिन इसमें क्या करना है हमको, निगेटिव ये वाक्य है तो पॉजिटिव आ जाएगा, सीधे वाज इट हो जाएगा, अर्थात 26 का हो जाएगा बी नंबर। आगे 27 में है योर फादर यूज्ड टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, इस कॉलेज का प्रिंसिपल हुआ करता था, ये भी पास्ट है। तो उसके बाद क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग हो जाएगा, डिड ही नहीं हो जाएगा, डिडंट ही हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा 27 का सी। क्योंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है इसलिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, सेंटेंस नेगेटिव रहता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन टैग का रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट जोड़ना है, नेगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव खाली जोड़ देना है, नेगेटिव अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा के जोड़ना है, तो डिडंट ही हो जाएगा। आगे द मूवी इज डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पिलबर्ग, ये तो कोई डायरेक्टर है, इसने कोई मूवी रचना किया है, तो क्या हो जाएगा, इज है, मूवी है, इट हो जाएगा, इजंट इट हो जाएगा, कहीं होगा इजंट इट, सी नंबर हो जाएगा। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ सीटेबल आर्टिकल, आर्टिकल लगाना है फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। नन ऑफ द हॉस्टिलिटीज, ये नन ऑफ द तो एक स्ट्रक्चर, ये नन ऑफ द ही होता है, नन ऑफ ए नन ऑफ एन नहीं होता है, नन ऑफ द होता है, ठीक ना। ये आर्टिकल का भी कुछ बहुत सारा रूल है जो कि बहुत ट्रिकी रूल भी है, उस ट्रिकी रूल का ये एकदम सिंपल रूल है, नन ऑफ द होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, द कहीं होगा, ए नंबर में है। 29 का ये हो गया, कहता है देव सजेस्टेड दैट वी शुड बी बॉन्ड बाय डॉट डॉट कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए यहां भी एक इडियम आ गया, एक कोड ऑफ कंडक्ट का तो होता है आचार संहिता, तो इसमें आर्टिकल का कोई अलग रूल लगेगा ही नहीं, ऐसा नहीं समझेंगे ऑफ के पहले यहाँ को वर्ड रहता है द लगता है, ये तो रूल है। लेकिन अगर आपको इडियम मिल जाए, फ्रेज मिल जाए, तो उस सेइंग मिल जाए तो उसमें जो आर्टिकल लगता है वही लगाना है, आप अपने मन से कोई रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं आचार संहिता को, साफ दिख रहा है कि यहाँ ए हो जाएगा, अर्थात 30 का ए हो जाएगा, इसको द भूल से भी नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं, अब आ गया शिक्षण योग्यता, जो कि नए बच्चों के लिए, तो नए बच्चों के लिए बहुत टफ होता है, जबकि ये बहुत इजी है। आप जब बीएड वगैरह करेंगे या बीटी करेंगे और उसका सिलेबस का भी बुक सही ढंग से पढ़ेंगे तो आपको शिक्षण योग्यता, जो कि टेट के परीक्षा में 100 नहीं अरब % पूछे ही जाते हैं और पूछे जाएंगे भविष्य में, वो आपको समझने में आसानी से आने लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। डॉट डॉट मीन्स रिक्त स्थान वह डिग्री है जिससे एक परीक्षण मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए, तो इसका हो जाएगा वैलिडिटी, वैधता, सी नंबर हो जाएगा कि वैधता वह डिग्री है जिससे एक परीक्षण मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए। कोई भी परीक्षा जो टेस्ट होता है ना, उसका आप विशेषता जब पढ़ेंगे तो आपको ये वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता सब उसका कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएगा, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना, कि वैधता वह डिग्री है जिससे परीक्षण मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान का अर्थ है, मैंने रिक्त स्थान मैंने यहाँ क्या होगा का अर्थ है कि प्रत्येक छोटे कदम को वांछित लक्ष्य या व्यवहार की ओर मजबूत करना, तो इसका शेपिंग आंसर आ जाएगा। अंग्रेजी में देखिए यहाँ डी शेपिंग है, यहाँ आकार देना हो जाएगा। आकार देना का अर्थ है कि प्रत्येक छोटे कदम को वांछित लक्ष्य या व्यवहार की ओर मजबूत करना। जब हम छोटे छोटे कदम को एक वांछित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा देते हैं तो कहते हैं हमने उसको सेव दे दिया, जैसे गुरु द्वारा शिष्य को सेव दिया जाता है। हम बच्चे को पढ़ा करके अज्ञानी बच्चे को बहुत विद्वान बना देते हैं, बहुत टैलेंटेड बना देते हैं, अच्छा जॉब कर लेता, अच्छा बिजनेसमैन बना देते हैं, तो हम शेप उसको दिए। तो 32 का हो जाएगा डी नंबर।
आगे बढ़ते हैं। एक 25 वर्षीय लड़के का आईक्यू क्या होगा, इंटेलिजेंस क्वेश्चन क्या होगा, जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है आईक्यू बराबर इंटेलिजेंट क्वेश्चन बराबर ये जो मेंटल एज है ना, मेंटल एज बाय उसका रियल एज गुना 100 होता है। तो इस पर अगर हम लगाते हैं मानसिक आयु कितना है 16, रियल कितना है 25 गुना 100, तो 25 चौके 16 चौके 64 वर्ष हो जाएगा। अर्थात ए नंबर जो भी बच्चा हमारा है, धन्यवाद, उससे आंसर लिया 33 का ए नंबर। आगे बढ़ते 34 में, अधिक संख्या वाली कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए कौन सी तकनीक सबसे अच्छी है। इसका आंसर यार मेरे से बढ़िया कौन पढ़ाएगा, बताएगा आपको। 20 साल से पढ़ा रहा हूं, बच्चे के साथ रहता हूं, तो इसका बढ़िया से अनुभव है मुझे कि इसमें कौन सा तकनीक आएगा। वाद विवाद, चर्चा, व्यवहारिक। वाद विवाद करेंगे तो बच्चा अधिक कक्षा में बच्चा अगर रहेंगे तो आप संभाल नहीं पाएंगे। व्याख्या के साथ समूह कार्य, लेक्चर देंगे और समूह कार्य कराएंगे तो भी ये चलेगा, लेकिन समूह कार्य जैसे लेक्चर के साथ कराएंगे तो थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी, आप हलचल ज्यादा हो जाएगा, शांत नहीं कर पाएंगे। व्याख्यान और कक्षा नोट्स ये आपके लिए सीटेबल हो जाएगा। आपको बहुत अधिक बच्चा जब रहेगा तो वहां आप लेक्चर मेथड अपना लीजिए और सब बच्चा को नोट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, अपना अपनी कम करते रहेगा। और ये अपर लेवल में चलता है, लो लेवल का ये टीचिंग मेथड सही नहीं होता, ये अपर लेवल के लिए है। इसलिए अधिक संख्या वाली कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए कौन सी तकनीक सबसे अच्छी है, तो व्याख्यान और कक्षा नोट्स ये अपर लेवल के एजुकेशन के लिए है। लो लेवल में पहले अधिक संख्या वाला कक्षा चलाना ही नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग। नंबर 35, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य के प्रणेता ... थे। तो ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति जो है, ये बढ़िया मारा है, जो भी बच्चा मारा है ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति हो जाएगा। एक्चुअल में था क्या, ईश्वर भाई पटेल इसका आंसर होगा। प्रणेता कौन थे, ये समीक्षा समिति पूरा, इसके साथ जो समीक्षा समिति हुआ उसका, उस समिति का नाम था आदिशेषयाह समिति। लेकिन ये पूछा है उसका प्रणेता कौन है, प्रणेता हो जाएगा ईश्वर भाई पटेल। सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य जिसको SUPW कहते हैं, इसका प्रणेता कौन था, ईश्वर भाई पटेल। 35 का हो जाएगा बी नंबर। छात्रों का भावनात्मक समायोजन ... में प्रभावी होता है। भावनात्मक उसका जो होता है इमोशनल एडजस्टमेंट जो होता है वो प्रभावी होता है। व्यक्तित्व निर्माण, कक्षा शिक्षण, अनुशासन, उपरोक्त सभी हो जाएगा। शिक्षण सहायक सामग्री के किस समूह श्रेणी में ब्लैक बोर्ड को शामिल किया जाता है। ये जो ब्लैक बोर्ड स्कूल में होता है इसको कौन सा हम टीचिंग लर्निंग एड के अंतर्गत रखेंगे, उसको टीचिंग एड कौन सा कहेंगे। तो ऑडियो केवल सुनते हैं, उसको विजुअल केवल देखते हैं। ऑडियो विजुअल देखते भी हैं सुनते हैं ब्लैक बोर्ड में। अब आप बता सकते हैं ब्लैक बोर्ड को देखते हैं सुनते हैं, केवल देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, विजुअल केवल है, तो बी नंबर हो जाएगा विजुअल एड। बच्चा सही मारा था। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, कहता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन क्या चीज है। अब इसका मैं आंसर बता दूं, एक होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एक होता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। यहां आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। एक होता है INTER इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, और एक होगा आपको मिलेगा इंट्रा INTR। यहां ध्यान दीजिएगा, इंटर का अर्थ होता है बिटवीन, दो के बीच में जब कुछ कम्युनिकेशन करेंगे उसको कहते हैं इंटरपर्सनल, और उसका हिंदी होता है इंटरपर्सनल का हो जाएगा हिंदी, तो इंटर वाला जो होगा इंटर ये हो जाएगा बिटवीन दो पर्सन, पारस्परिक संचार, इसको हिंदी में कहेंगे पारस्परिक संचार। ये क्वेश्चन आपको टेट वगैरह का एग्जाम देने जाइएगा वहां भी मिलेगा, कंफ्यूज नहीं करना है, इंग्लिश जरूर देखना है। ऐसे कम्युनिकेशन वाला का इंग्लिश भी देख लेना है, क्योंकि हिंदी में थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इंट्रा कम्युनिकेशन जो होता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, तो इंट्रा का अर्थ होता है क्या, सेल्फ। इंट्रा का अर्थ क्या होता है, सेल्फ, मैंने खुद, अंतरवैयक्तिक संचार, इसका हिंदी हो जाएगा अंतरवैयक्तिक संचार। तो इसका इंग्लिश भी ध्यान में रखना है,
तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब भी होता है दो व्यक्ति के बीच में होगा, और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जब भी होगा खुद ही में होगा, खुद अंतर में। जैसे मेडिटेशन करना, हम कुछ विचार करते हैं, ये हुआ मेरा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। या कुछ बैठ के सोचना या मेडिटेशन करना, ये सब इंट्रा हो जाएगा। लेकिन हम दो व्यक्ति के बीच बैठ के चर्चा कर रहे हैं, वो हो जाएगा इंटर, INTER वाला, ये ठो। ठीक, तो अब यहां देखते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा में होता है सेल्फ, अंदर में, तो दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य एकदम नहीं होगा। स्वयं है, देखिए स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है, जिसमें कि आवश्यक रूप से सोचने महसूस करने की प्रक्रिया शामिल, एकदम सही है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने आप से होशपूर्वक अवचेतन रूप से जुड़ते हैं, दोनों सही हो जाएगा। अर्थात इसका डी बहुत अच्छा लिया है उत्तर, जो भी बच्चा लिया है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में हो जाएगा डी नंबर, अर्थात बी और सी दोनों उत्तर होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, अधिकारवादी की शिक्षण विधि है। अधिकारवादी क्या है? ऑथोरिटेरियन टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या है? ऑथोरिटी कहते हैं अधिकारी लोग को, सत्तावादी इसको कह सकते हैं। सत्तावादी शिक्षण विधि क्या है? तो सत्तावादी मतलब क्या हुआ? सत्ता में जो है उसके अनुरूप शिक्षण हो, मतलब क्या हो जाए? शिक्षक केंद्रित शिक्षण हो जाएगा। बाल केंद्रित ये नहीं होगा, शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। यानी मास्टर जो कहेगा वही बच्चा करना होगा, बच्चा कुछ सुनना ही नहीं है, जो कि ये गलत था। अधिकारवादी शिक्षण विधि गलत था। तो 39 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए, खैर मैं विषय नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आदत थोड़ा मजबूर है कि विषय का नॉलेज रहने के बाद आदमी घुस ही जाएगा विषय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैतिक विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? नैतिक विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों, माने नैतिक विकास के बहुत सारे सिद्धांत है, उसमें से कोई नैतिक विकास वाला कौन कौन इसमें शिक्षा शास्त्री है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग, एरिक फ्रोंग, डेनियल कोलमेट, बेंजामिन, लॉरेंस कोहलबर्ग होगा। इन्होंने जो है बहुत सारे नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं, तो एक यही है इसमें मात्र। 40 का हो गया ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। पारस्परिक संचार है, देखिए आ गया पारस्परिक संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दो व्यक्ति के बीच हमेशा होगा। कहता है दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है, एकदम राइट, यही हो जाएगा। स्वयं गलत नहीं होगा। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति नहीं, देखिए उपरोक्त सभी नहीं होगा, ये गलत मारा है उत्तर, ए नंबर होगा इसका। पारस्परिक संचार, इंटरपर्सनल, इंटर का अर्थ होता है बीच बीच, दो के बीच होगा तभी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 42 में। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण तत्व, फिर वही क्वेश्चन आया, क्या है? इंट्रापर्सनल, इंग्लिश क्या है? द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंट्रा, इंट्रा मतलब सेल्फ होता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का क्या क्या घटक है? महत्वपूर्ण तत्व क्या है? स्वावधारणा, धारणा, उम्मीदें, ये सब हो जाएगा। टोटल होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का भी जो घटक होता है, यह स्वावधारणा भी होगा, धारणा भी होगा, उम्मीदें भी होगा, अर्थात डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, स्व अवधारणा, सेल्फ कंसेप्ट, कहता है क्या है कि इंट्रापर्सनल संचार के लिए आधार प्रदान करता है, क्योंकि यह नियंत्रित करता है कि कोई व्यक्ति स्वयं को कैसे मानता है और अन्य व्यक्तियों की ओर उन्मुख होता है। स्व अवधारणा जिसे स्व जागरूकता भी कहा जाता है, बिल्कुल दोनों सही है, अर्थात ए और बी, सी नंबर हो जाएगा। 43 का सी। स्व अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन से कारक शामिल है? विश्वास, मूल्य, अभिवृत्ति, सब हो जाएगा, उपरोक्त सभी, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री, ये तो बुतरू वाला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये तो सब कोई जानते होंगे, छठा से पहला दूसरा क्लास से ही। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षण योग्यता योजना, राष्ट्रीय शिक्षण योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय ANUEPA मुख्यतः डॉट डॉट से संबंधित, ऐसे भी राष्ट्रीय शिक्षण योजना जब है तो शिक्षा नीति से संबंधित होगा। शैक्षिक पर्यवेक्षक एकदम गलत है, शैक्षिक एकता गलत है, शिक्षा नीति से प्रबंधन, मेष प्रबंधन, कोई भी शिक्षा नीति का मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए ये बना जाता है राष्ट्रीय शिक्षण योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय, ठीक ना। ये जो बनाया गया था एक्चुअल में ये मैनेजमेंट इन एजुकेशन पॉलिसी के लिए इसको निर्माण किया गया था, आप पढ़ेंगे डिटेल से अंदर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग 47, विद्यार्थी डॉट डॉट में अपने आप हल ढूंढते हैं, अंतर क्रिया विधि में, कहता है वो इंटरेक्शन मेथड में अपने आप में हल ढूंढता है, डिस्कवरी मेथड में, दोनों उत्तर होगा, दोनों लिया है, सी नंबर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस सूची में भारतीय संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को स्थानांतरित किया गया? तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को स्थानांतरित किया गया, तो ऐसे भी शिक्षा संबंधी सूची का विषय है। तो 48 का हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविजन चैनल है? ये तो सबका चहेता चैनल है, बच्चा बुतरू सब जानता है, ज्ञान दर्शन 1। आगे बढ़ते हैं, सी नंबर हो गया, कारण और प्रभाव संबंध ... अनुसंधान विधियों द्वारा स्थापित किए गए हैं। क्लिनिक, तुलनात्मक, विकासात्मक, प्रायोगिक, क्लिनिक, डेवलपमेंटल, एक्सपेरिमेंटल। इसका आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा, डी होगा, प्रायोगिक हो जाएगा। कारण और प्रभाव संबंध ... अनुसंधान विधियों द्वारा स्थापित किया गया। जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड के द्वारा कारण और प्रभाव संबंध का ये किया गया है, कारण और प्रभाव संबंध, तो प्रायोगिक अनुसंधान विधियों द्वारा स्थापित किया गया था ये दोनों संबंध, कारण और प्रभाव। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा 50 का। आगे बढ़ते हैं, नंबर 51, यदि आपका उद्देश्य रिक्त स्थान है तो समूह कार्य एक अच्छा विचार नहीं है। आपका उद्देश्य क्या हो? समन्वय और साझाकरण, तब तो समूह कार्य होगा ही। कहता है समूह कार्य एक अच्छा विचार नहीं है, तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? कार्य और जिम्मेदारी का विभाजन, किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं की पहचान करना, सीखने की कठिनाइयों पर काबू पाना, कार्य और जिम्मेदारी का विभाजन। जिम्मेदारी विभाजन जब करेंगे तो वहां समूह कार्य चाहिए। किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं की पहचान करना, सी नंबर सही आंसर लिया है। आगे बढ़ते हैं, किसी व्यवसाय का चुनाव ... पर निर्भर करता है। कोई भी व्यवसाय है, कोई भी वोकेशन है, तो ये कहता है चुनाव किस पर निर्भर करेगा? प्रवेश में आसानी के लिए, व्यवसाय से उत्पन्न आय, शिक्षार्थी की रुचि कौशल। एकदम सी नंबर सही आंसर है। पीढ़ीगत अंतर, ये जनरेशन गैप जो है ... को संदर्भित करता है। किशोरों के प्रति वयस्कों के दृष्टिकोण को, नहीं, किसी के प्रति नहीं है। विभिन्न आयु समूह के मूल्यों में अंतर, एकदम राइट, बी नंबर आंसर हो जाएगा। किशोरों की समस्याओं, किशोरों की बढ़ती जागरूकता, ये बी नंबर होगा। विभिन्न आयु समूहों के मूल्य में अंतर को ही तो जनरेशन गैप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर, एक शिक्षक को आदर्शवादी बनकर उदाहरण क्यों स्थापित करना चाहिए? छात्रों का मूल्य नहीं होता है, छात्र आमतौर पर शिक्षकों की नकल करते हैं, बी नंबर होगा। शिक्षक वयस्क होते हैं, शिक्षक पिता तुल्य होते हैं, ये बकवास है, बी नंबर हो जाएगा। छात्र आमतौर पर शिक्षकों की नकल करते हैं, इसीलिए शिक्षक को आदर्शवादी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर, एक शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? कोई भी शिक्षक जो अपना स्टूडेंट के साथ उसको व्यवहार कैसा करना चाहिए? जनरल, फादर, फ्रेंड, लीडर, एकदम फ्रेंड के साथ व्यवहार करेंगे तो अच्छा खराब सब बच्चा का जानेंगे, उसका जो मन में चल रहा है वो भी उसका, आपको साइकोलॉजी समझने में ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप मित्र जैसा व्यवहार करते हैं। ये मैं अनुभव की बात बताता हूँ, 20 वर्षों का अनुभव शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंडली अगर बिहेव करता है स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट के सारी समस्याओं को आप आसानी से समझ जाएंगे उसके साथ कौन सी समस्या है। आगे बढ़ते हैं, 56, युवा किशोर अपने ... को व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। युवा किशोर अपने ... को व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं पर लगाए गए बाहरी अनुशासन, अपनी रचनात्मकता, स्वतंत्रता की अपनी इच्छा, अपनी व्यक्तित्व अपर्याप्तता। युवा किशोर अपने ... को व्यक्त करने के लिए विद्रोह करता है, वो अपनी स्वतंत्रता को व्यक्त करने के लिए विद्रोह करता है हमेशा। सी नंबर सही उत्तर लिया है बच्चा। ... ने अभिनव परियोजना लोक जुम्बिश पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल शुरू की। ये तो राजस्थान ने किया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, ... के लिए ब्लैक बोर्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ब्लैक बोर्ड का उपयोग किसके लिए नहीं कर सकते? पैराग्राफ में सुधार के लिए, सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाने के लिए, योजनाबद्ध आरेख दिखाने के लिए। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजियस है, आंसर सी नंबर ठीक ही लिया ये बच्चा, जो भी लिया सी नंबर होगा। ... के लिए ब्लैक बोर्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन सही है, ऑप्शन सब कमोबेश जो है ये है, एक ही जैसा है, मतलब कि सबका लगता है नहीं होगा, लेकिन सही सटीक उत्तर होगा योजनाबद्ध आरेख दिखाने के लिए। योजनाबद्ध आरेख हम दिखाने के लिए ब्लैक बोर्ड का उपयोग नहीं कर सकते, इसके लिए हमारा ये डिजिटल बोर्ड काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य ... प्रदान करना है। पाठ्य पुस्तक यानी कि हमारा जो
टेक्स्ट बुक होता है, ये टेक्स्ट बुक जो है इसका हमारा क्या पर्पस होता है? एक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी मीन्स विद्यार्थी होता है, मैं से ध्यान रखेंगे। शिक्षार्थी मीन्स जो सीखता है, स्टूडेंट हो या अदरवाइज और भी कोई सीखता है अन्य क्षेत्र में, अगर स्कूल का क्षेत्र है तो स्टूडेंट होगा, अन्यथा कोई भी जो सीखने का काम करता है उसको शिक्षार्थी कहते हैं। शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री, शिक्षकों को शिक्षण का आधार बना नहीं होगा, परीक्षाओं के लिए आधार और विषय वस्तु बनाने वाली सामग्री, शिक्षकों को पठन और संदर्भ सामग्री, शिक्षकों को पठन और संदर्भ सामग्री के लिए तो नहीं होगा। कंसेप्ट, एक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री देने होते हैं, पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य यही होता है। ए नंबर हो जाएगा 59 का। 60 नंबर, 1813 के चार्टर अधिनियम का उद्देश्य क्या था? 1813 के चार्टर अधिनियम का उद्देश्य क्या था? क्या होगा? जब शिक्षण ये पढ़ रहे हैं हम लोग तो शिक्षा संबंधित होगा। शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण, अंग्रेजी शिक्षा को सामान्य बनाना, भारतीय जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ये सब नहीं होगा, सी नंबर होगा। 1813 के चार्टर अधिनियम तो इंडिया का है ना, तो भारतीय शिक्षा स्पेशल हो जाएगा। भारतीय शिक्षा में शिक्षा का, भारतीय जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था। ये तो आप हिस्ट्री में पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। चरित्र डॉट द्वारा विकसित किया जाता है, इच्छा शक्ति के द्वारा। इच्छा शक्ति भी मजबूत होता है तो चरित्र बनता है। आचरण और व्यवहार, आचरण व्यवहार से भी बनता है। नैतिकता, इससे भी बनता है। डी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। शिक्षक प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली का विकास किसने किया? कहता ये अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली, ये एक प्रणाली है जिसको बोलते हैं इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। ये कहता है किसने इसको विकसित किया, का विकास किसने किया था? फ्लैंडर, रेन, एमिडॉन और साइमन रिचर्ड ओवर, नहीं फ्लैंडर हो जाएगा इसका आंसर। शिक्षक प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली का विकास किसने किया था? फ्लैंडर ने किया था। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 63, मनोविश्लेषण का जनक है। मनोविश्लेषण, ये मनोविश्लेषण साइको एनालिसिस मेथड है, ये टीचिंग लर्निंग मेथड है, टीचिंग मेथड है। आपको जो है ये पढ़ने को मिलेगा जब डीप आप सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो मनोविश्लेषण का जनक कौन हो जाएगा? एरिक्सन, जीन पियागेट, जेरोर्न एस ब्रूनर, सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषण का जनक होगा, विश्लेषण का जनक। ऐसे भी ये सब तो आप पढ़ लेंगे आराम से, आपको समझ में आ जाएगा। याद रखना है सिगमंड फ्रायड, मंड मनो, ऐसे या तो मंड मनोविश्लेषण का जनक है। सिगमंड फ्रायड में मंड लीजिए, मंड मनोविश्लेषण का जनक है। हम लोग जैसे याद किए थे अपने जमाने में, मंड मनोविश्लेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर, आपकी कक्षा में एक आक्रामक छात्र है, मतलब बदमाश छात्र है, रोहित के जैसा। तो आप उसे संभालने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाएंगे? उस आक्रामक छात्र को हमको संभालना है, समझाना है, उसको हम कैसे समझाएंगे, कैसे संभालेंगे? आक्रामक तरीके से, उसको मारपीट करके, तब तो वही मारपीट करने लगेगा। उसे आक्रामकता के हानिकारक परिणाम के बारे में समझाएंगे। हाँ, प्यार से समझाना होगा, सुगा जैसा। जब समझाते हैं तब बच्चा समझ जाता है, अन्यथा मारपीट करने से क्या होता है? वो तो असमझ था इसलिए गलती किया, तब उसका समझदारी उसमें रह ही जाता है, समझदारी विकसित नहीं हो पाता है। तो आक्रामकता के हानिकारक परिणामों के बारे में समझाएंगे। एकदम सटीक आंसर 64 का बी हो जाएगा। शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रस्तावक डॉट है। संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक, NL गेज, शिव कुमार मिश्रा, BS स्किनर, मैकडोनाल्ड। NL गेज हो जाएगा इसका। N संज्ञानात्मक, देखिए लय के साथ इसको हम लोग याद किए थे अपने समय में। NL गेज, N संज्ञानात्मक, लय के साथ इसमें आता है। 2-4 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। आगे बाकी इसका विशेष थ्योरी पढ़ाते सबको मैं ट्रिक पर याद करवा देता। आगे बढ़ता हूं, समय का अभाव है, क्या करूं। 66 नंबर, कक्षा में बात करना और अनुशासनहीनता डॉट का संकेत करता है। अनुशासनहीन छात्र नहीं, छात्र अनुशासनहीन नहीं होते, अगर वो होते भी है तो उसको बनाना पड़ता है, इसलिए ये तो उत्तर होगा ही नहीं। जो बच्चा हमारा गलत मार दिया। दोहराव के कारण बोरियत, सिखाई गई चीजों के बारे में भ्रम,
हाँ, ये ऐसे देखिए दोहराव के कारण मतलब आज कोई चीज़ पढ़ा दिए और उसके बाद अब उसको दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। तो रिपीट क्या यहाँ है कि कक्षा में बात कर रहा है, हो सकता है पहले शुरू में पढ़ा रहे हैं तभी बात करता हो, तो इसलिए रिपीट कुछ नहीं होगा। सिखाई गई चीज़ों के बारे में भ्रमाव, जो चीज़ हम सिखा रहे हैं सी नंबर का है कन्फ्यूजन अबाउट थिंग्स टॉट, जो टॉट कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो उसमें बच्चा का अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, शायद सर सही नहीं बोल रहे हैं, तो निश्चित वो गपशप करने लगेगा दोस्त में दोस्त, अर्थात इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पास लड़कों और लड़कियों के एक मिश्रित कक्षा है, उनके बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? लड़कों और लड़कियों के बीच मिश्रित है, यानी कि आपका को एजुकेशन है, दोनों मिक्स है, बॉयज और गर्ल्स। तब क्या करेंगे? माता पिता से समानता पर चर्चा करने के लिए कहना, नहीं लड़कों और लड़कियों को एक बेंच साझा करवाना, ऐसे ये सब उतना सुटेबल नहीं है। उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना, एकदम राइट सी नंबर हो जाएगा। पाठों में समानता की बात करना, ये सब तो भी होगा, हल्का फल्का ये फैक्टर है, लेकिन सबसे प्रमुख फैक्टर ये होगा। उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना, हम उनको सामूहिक कार्य दे देंगे तो उसमें आपस में जो है क्या हो जाएगा, सहयोग की भावना बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते ये हम लोग करवाते हुए बच्चों से। शिक्षा में सजा का प्रमुख नुकसान यह है, अगर शिक्षा क्षेत्र में हम सजा देने लगेंगे, पनिशमेंट देने लगेंगे तो क्या होगा? यह अप्रिय भावनाओं को उत्पन्न करता है, निश्चित होगा। यह समस्या को अस्थायी रूप से हल नहीं करता है, ये भी सही है। यह टीम वर्क को रोकता है, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ये सब भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा सटीक ये हो जाएगा, अप्रिय भावनाओं को उत्पन्न करता है। सजा अगर हमेशा देते हैं किसी बच्चे को तो वो अप्रिय भावनाओं को उत्पन्न करता है और वह शिक्षक से भी बदला लेने चाहने लगता है, क्योंकि जिसका बैकग्राउंड नॉलेज का अभाव रहेगा, जो बच्चा शिक्षित परिवार से नहीं रहता है, उसमें समझदारी थोड़ा सा कम होगा और वो बच्चा ज्यादा विकृत हो जाएगा। इसलिए सजा का नुकसान यही होगा कि अप्रिय भावनाओं को उत्पन्न होता है। लेकिन एज ए टीचर अगर एक लड़का बार बार बदतमीजी करता है, शिक्षक को मजबूरी बस ऐसा करना पड़ता है कि उसको सजा देना पड़ता है, चाहे परिणाम जो भी कुछ हो। क्योंकि ऐसा सिचुएशन होता है, कुछ ऐसे भी बच्चे मिल जाते हैं जो वर्ष में हर रोज उसका नाटक ही है समस्या करना, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं रहता है, केवल समस्या ही समस्या वो बनाता है, उसका जीन में ही लगता है समस्या भरा पड़ा रहता है। ये अनुभव की बात बताता हूं, उस केस में बच्चे को समझाना बहुत टफ हो जाता है। लेकिन रेगुलर बच्चा अगर बदमाशी करता है तब उसको प्रिय ढंग से प्यार से समझाया जा सकता है। जो प्रतिदिन शिक्षक आते हैं, स्कूल आते हैं या किसी भी संस्थान में जाते हैं और वो बच्चे अगर सामाजिक कुछ कुरीतियों के कारण या कुछ समाज में ऐसे समूह रहते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके कारण उस पर दुष्प्रभाव पड़ा रहता है, तो ऐसे बच्चे को आप प्यार से समझा सकते हैं और बच्चा समझ भी जाता है। लेकिन कुछ बच्चा लगेगा कि आपको ये बना ही है इसी के लिए, तो उस केस में उसको समझाना टफ हो जाता है और ऐसा केस बहुत कम आता है, क्योंकि सब बच्चा के साथ ऐसा समस्या नहीं होता है, रेयर केस में ऐसे बच्चे होते हैं कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 69 नंबर। तो 68 का हो गया हमारा ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? शिक्षकों को छात्रों के बीच संबंध, ये भी बढ़िया है। विषय वस्तु नहीं, शिक्षण तकनीक और प्रयुक्त सहायक सामग्री नहीं, छात्र का ज्ञान नहीं, यही हो जाए शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध। अगर शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध बहुत मस्त है, मित्रवत संबंध है, तो हमारा शिक्षण सबसे उत्तम ढंग से होगा। क्वेश्चन नंबर 70, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में अभिप्रेरण उपागम ... की ओर जाता है। इंडक्टिव अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रोसीड्स फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल, नन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। टोटल आंसर हो जाएगा। जब आप पढ़ेंगे ये क्या कहता है अभिप्रेरण उपागम, जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा कि ये सारा चीज उसमें आता है। विशेष से सामान्य आता है, ज्ञात से अज्ञात भी आता है, सरल से जटिल भी होता है, इसलिए इसका सटीक आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। तो गाइस इस प्रकार आप जितना भी एग्जाम देंगे, अब मेरा कोशिश रहेगा, टारगेट रहेगा हमेशा हर एक क्वेश्चन का आंसर शीट जारी कर दो। आप दिलीप सर एजुकेशन चैनल से जुड़े रहें और आपको इसी तरह जानकारी मिलती रहेगी। आप इस वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी बेचारे अपना आंसर शीट का मिलान कर सके और फ्री रह सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।